अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इमैनुअल कैंट पे पहुंचे हैं। इमैनुअल कैंट was born in 1724 and died in 1804. He was a German philosopher and born in Königs, Prussia, and a central figure of the Enlightenment era who profoundly shaped modern Western philosophy through his works in epistemology, ethics, and metaphysics. इमैनुअल कांट 1724 को पैदा 1804 को फौत हुआ था। ये एक जर्मन फ़लसफ़ी थे जो कोंग्सबर्ग प्रोशिया में पैदा हुए थे और रोशनी यानी इनलाइटनमेंट के दौर के मरकज़ी मुफ़क्कर थे जिन्होंने इल्मियात, अखलाकियात, माबाद तबीयात में जदीद मगरबी फ़लसफ़े को गहराई से मुतासर किया था। अगर उनके इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस की बात करें तो कैंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इनलाइटनमेंट थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स सच एज डेविड ह्यूम who inspired his critical examination of human knowledge, and Jean-Jacques Rousseau, whose ideas shaped Kant's moral and political philosophy. इमैनुअल कांट पर इनलाइटनमेंट के दौर के मुफक्करीन जैसे कि डेविड ह्यूम और जान ज़ाक रूसो के असरात थे। उन्होंने इनके इल्म और अखलाकी और सियासी फ़लसफ़े की तश्कील में मदद दी थी। तो अभी हम बात कर लेते हैं कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न बुक के बारे में। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1781. दिस वर्क revolutionized epistemology by arguing that human experience is shaped by innate forms of intuition, space and time, and categories of understanding, making knowledge possible but limiting access to things in themselves. नक़्द अक़ल महज़ मतलब ये उसकी प्योर उर्दू है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न जो उसकी किताब थी वो 1781 को पैदा हुई थी। इसने इल्मियात में इनकलाब बर्पा किया और कहा कि इंसानी तजुर्बा पैदाइशी हिस्सियात जैसे वक्त और जगह और फ़हम की अक़साम से तरतीब पाता है जिससे इल्म मुमकिन होता है, मगर अशिया की असल हकीकत तक रसाई महदूद हो जाती है। जो उसकी किताब है परपेचुअल पीस, ये 1795 को पैदा हुई थी। एक ऐसे है कांट प्रपोज्ड अ फ्रेमवर्क फॉर लास्टिंग पीस थ्रू रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन्विजनिंग द फेडरेशन ऑफ स्टेट टू प्रिवेंट द वॉर। यानी जो उसका काम है जिसका नाम है परपेचुअल पीस, कांट ने जमहूरी हुकूमतों और बैन अवी ताउन के जरिए पायदार अमन के लिए एक फ्रेमवर्क पेश किया जिसमें रियासतों की फेडरेशन के जरिए जंग को रोका जा सके। उसकी जो किताब थी ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, दिस फाउंडेशनल 1785 text outlines Kant's moral philosophy, introducing the categorical comparative as a universal principle of ethics based on reason and human autonomy. यानी जो उसका ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स था ये 1785 को जो है पब्लिश हुआ था। इसके अंदर कांट ने अखलाकी फ़लसफ़े की बुनियाद रखी जिसमें कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को अखलाकी उसूल के तौर पे पेश किया जो अक्ल और इंसानी खुद मुख्तारी पर मबनी है। इमैनुअल कैंट की थ्योरी ऑफ नॉलेज यानी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के बारे में आमतौर पे पूछ लिया जाता है। इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं। कांट्स ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म आर्ग्यूज दैट ह्यूमन नॉलेज अराइज फ्रॉम द वे our mind structures experience using innate forms like space and time, meaning we know phenomena as they appear, not things in themselves. कांट का जो नज़रिया था ये मावराई मिसालियत यानी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, उसके मुताबिक इंसानी इल्म हमारे जहन की पैदाइशी हिस्सियात जैसे वक्त और जगह के ज़रिए तजुर्बे को मुनज़्ज़म करने से पैदा होता है। यानी हम अशिया को जैसा ज़ाहिर होता है जानते हैं, असल हकीकत उसकी नहीं जानते। मतलब हम जो चीज़ जैसे देखते हैं वैसी ही उसको समझते हैं, उसकी असल हकीकत के को हम उससे आमतौर पे नावाकिफ़ होते हैं। ऑटोनमी एंड रेशनल विल यानी खुद मुख्तारी और अकली सोच से मुतल्लिक कांट का ख्याल है दैट ट्रू मोरल एक्शन स्टेम्स फ्रॉम एन ऑटोनमस रेशनल विल, meaning individuals are free and self-legislating agents who acts according to laws they give themselves through reason. कांट के मुताबिक हकीकी इखलाकी इल्म खुद मुख्तार अकली इरादे से पैदा होता है। यानी अफराद को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो होते हैं वो अफराद जो अपनी अकल के ज़रिए क़वानीन खुद बनाते हैं और इनके मुताबिक अमल करते हैं। कांट का एक और अहम तरीन उसूल है वो है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। This is Kant's foundational moral principle stating one must
act only according to maxims that can be universally applied as a law for all, treating humanity always as an end and never merely as a means. जो उसका कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, ये उसूल कांट का बुनियादी अखलाकी उसूल है, जिसके मुताबिक इंसान को सिर्फ ऐसी कवायद के मुताबिक अमल करना चाहिए जो सबके लिए एक यूनिवर्सल कानून बन सकें, और इंसानियत को हमेशा खुद मकसद के तौर पर और कभी सिर्फ जरिए के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कांट्स पॉलिटिकल फिलॉसफी कि कांट की सियासी उसका क्या फलसफा था, उसको देख लेते हैं। रिपब्लिकनिज्म यानी कांट के पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर रिपब्लिकनिज्म की क्या अहमियत है, देखते हैं। कांट्स पॉलिटिकल फिलॉसफी एडवोकेट्स अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट where executive power is separated from the legislative power, ensuring the rule of law and preventing despotism by avoiding concentration of power in one ruler. कांट का जो सियासी फलसफा है ना, उसके अंदर वो रिपब्लिकनिज्म सियासी फलसफे में एक जमहूरी हुकूमत की हिमायत करता है, जहाँ इंतज़ामी और कानून साज ताकतें अलग अलग होती हैं ताकि कानून की हुक्मरानी कायम रहे और जो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर यानी इस्तबदाद से बचा जा सके। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी के बारे में वो बयान करता है। फ्रीडम फॉर कांट मीन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम आर्बिट्रेटर पावर। Individuals must be free from domination and have their dignity respected through the protections. कांट के नज़दीक आज़ादी का मतलब है बिला जवाज़ ताकत से आज़ादी, अफराद को हुक्मरानी के जुल्म से आज़ाद और उनकी इज्जत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात से महफूज होनी चाहिए। Kant also provide the doctrine of legal equality in public law, in which Kant's doctrine of Rechtsstaat emphasizes a constitutional state where laws limit state power to protect its citizens' freedom equally under public law. यानी ये जो कांट का नज़रिया था ना, नज़रिया रिचस्टार्ट, इसके अंदर एक आइनी रियासत की बात की गई है जहाँ कवानीन रियासती ताकत को महदूद करते हैं ताकि शहरियों की आज़ादी को मसावी तौर पर अवामी कानून के तहत हिफाजत तहफ़्फ़ुज़। Kant's social contract theory is a rational idea that just laws are those everyone could agree to as free as equal legislators, not based on the historical facts but on reasons. कांट का समाजी मुआहिदा एक अकली तस्वुर है जिसके मुताबिक सही कवानीन वो हैं जिन पर सब आज़ाद और मुसावी कानून साजों की तरह इत्तफाक कर सकें। ये तारीखी हक़ाइक़ पर नहीं बल्कि अक़ल पर मबनी है। He defined freedom as independence from arbitrary power, meaning true freedom requires protection against the domination by the rulers or others. यानी आज़ादी का मतलब है बिला जवाज़ ताकत से आज़ादी, यानी हकीकी आज़ादी हुक्मरानों या दूसरों के जुल्म से तहफ़्फ़ुज़ है। मोरल ऑटोनॉमी के बारे में कांट ये कहता है कि सिटीजन मस्ट लेजिस्लेट यूनिवर्सल लॉज फॉर देमसेल्व्स थ्रू रीजन, acting freely under laws they have rationally given themselves. यानी शहरियों को अपनी अकल के ज़रिए आलमी क़वानीन खुद बनाने चाहिए और इनके तहत आज़ादाना अमल करना चाहिए, यानी अखलाकी खुद मुख्तारी ज़रूरी है। पब्लिक रीज़न से मुतालिक वो कहता है कि कांट स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रैशनल पब्लिक डिस्कोर्स एंड लॉ मेकिंग ग्राउंड इन द रीजन टू इंश्योर जस्ट गवर्नेंस एंड पीस। जो कांट है उसने माकूल अवामी गुफ्तगू और अक़ल पर मबनी कानून साजी की अहमियत पर जोर दिया ताकि मुनसिफाना हुक्मरानी और अमन को यकीनी बनाया जा सके। कांट की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है ना, उसके अंदर वो कहता है कि अ सिविल स्टेट एज अ कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। मतलब कांट आर्ग्यूज दैट अ सिविल स्टेट इज अ नेसेसरी to secure freedom and justice by providing legal orders that protect individual from arbitrary interference, enabling true freedom as independence compatible with everyone's freedom. यानी कांट के मुताबिक एक शहरी रियासत आज़ादी और इंसाफ के लिए ज़रूरी है जो कानूनी निज़ाम के ज़रिए अफराद को बिला जवाज़ मुदाखलत से महफूज रखती है और हकीकी आज़ादी को मुमकिन बनाती है जो सबकी आज़ादी के साथ हम आहंग हो। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्टेट से मुतालिक वो कहता है स्टेट एज अ जुरिडिकल कम्युनिटी, यानी रिचस्टार्ट जिसको उसने कहा था, यानी द स्टेट इज अ लीगल कम्युनिटी गवर्नड by the laws that ensure freedom, equality and independence for its members. It limits arbitrary powers by enforcing laws impartially, embodying the principle of Red Star constitutional जो state है, Red Star जो है ना वो constitutional state से constitution से मुताल्लिक है वो।
कांट 3 प्रिंसिपल देता है पब्लिक लॉज के, जिसके अंदर पहला है फ्रीडम ऑफ एवरी मेंबर एज ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उसके अंदर वो कहता है एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इनेट राइट टू फ्रीडम अंडरस्टूड एज एन इंडिपेंडेंस फ्रॉम बीइंग कंस्ट्रेंड बाय अदर्स आर्बिट्रेरी विल। हर फर्द को पैदाइशी हक हासिल है कि वो आज़ादी रखता है, यानी दूसरों की बिला जवाज़ मर्जी से आज़ाद हो। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लॉ है वो इक्वालिटी एज अ सब्जेक्ट से मुतालिक है। मतलब जो ऑल मेंबर जितने लोग हैं वो तमाम सब्जेक्ट जो हैं वो इक्वल हैं। ऑल मेंबर्स आर फॉर्मली इक्वल बिफोर द लॉ, हैविंग इक्वल राइट टू इन्वोक स्टेट पावर टू इन्फोर्स लॉज रिगार्डलेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। तीसरी है इंडिपेंडेंस एज अ सिटीजन्स, यानी आज़ादी, शहरी आज़ाद खुद मुख्तार शहरी होने की आज़ादी। सिटीजन्स आर इंडिपेंडेंट एज co-legislators of the laws they themselves, exercising moral autonomy through the self-governance. Now let's talk about Kant and international relations. Kant's Perpetual Peace जो उसकी किताब है A Philosophical Sketch 1795 proposes a visionary framework for lasting peace among nations, emphasizing that peace must be permanent and based on moral duty and rational principles. जो कांट का मजमून है जो 1795 में पब्लिश हुआ था, दायमी अमन परपीचुअल पीस, कौमों के दरमियान मुस्तकिल अमन के लिए एक नज़रियाती मंसूबा पेश करता है, जिसमें जोर दिया गया है कि अमन मुस्तकिल अखलाकी और फ़र्ज़ी और अक़ली उसूलों पर मबनी होता है। The 6 preliminary articles, including prohibiting secret peace treaties, forbidding the annexation of state by force or inheritance, absoluting standing armies, and limiting war-related national debts, and forbidding interference in other states' constitutions, and banning war acts that destroy trust for future peace. ये हैं 6 प्रिंसिपल्स, प्रिलिमिनरी प्रिंसिपल्स उसके। यानी कांट के इब्तदाई उसूलों में खुफिया अमन मुआहदे ममनू हैं, रियासतों का ज़बरदस्ती या वरासत के ज़रिए इल्हाक नहीं हो सकता। दूसरा, मुस्तकिल फ़ौजें ख़त्म की जाएँ। तीसरा, जंग के लिए कौमी कर्ज़े महदूद हों। चौथा, दूसरे ममालिक के दस्तूर में मुदाखलत ना की जाए। पाँचवा, और ऐसे जंगी इक़दामात ममनू हैं जो मुस्तकबिल के अमन पर एतमाद को ख़त्म करें। ये 6 उसके रूल थे। द 3 डेफिनेटिव आर्टिकल इस्टेब्लिश्ड है, जो उसके 3 डेफिनेटिव आर्टिकल्स हैं उसके मुताबिक सबसे पहला है एवरी स्टेट मस्ट हैव अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग सेपरेशन ऑफ पावर एंड रूल्ड बाय लॉ, ठीक है। दूसरा है स्टेट शुड फॉर्म अ फेडरेशन ऑफ फ्री रिपब्लिक्स टू इंश्योर पीस कलेक्टिवली। तीसरा है यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड अलाउइंग पीसफुल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग पीपल। यानी हर रियासत का दस्तूर जमहूरी होना चाहिए जो ताकतों को अलहदगी और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए। रियासतों को आज़ाद जमहूरिया रियासतों का इत्तेहाद बनाना चाहिए ताकि इज्तिमाई सलामती के ज़रिए जंग रोकी जा सके। आलमी मेहमान नवाजी का एहतराम किया जाए ताकि अक़वाम के दरमियान पुरअमन ताल्लुकात और बाहमी एहतराम कायम हो। कांट इज़ रिगार्डेड एज अ प्रीकर्सर टू लिबरल इंटरनेशनलिज्म एंड कॉस्मोपोलिटिनिज्म, laying the philosophical foundation for the democratic peace theory, international law and global cooperation based on reason, freedom and moral duty rather than power politics. कांट को लिबरल इंटरनेशनलिज्म और कॉस्मोपोलिटिनिज्म का पेशरो समझा जाता है, जिन्होंने जमहूरी अमन और बैनुल अक़वामी कानून और आलमी ताउन के लिए फ़लसफ़ियाना बुनियाद रखी, जो ताकत की सियासत की बजाय अक़ल, आज़ादी और अखलाकी फ़र्ज़ पर मबनी है। अगर हम कांट पर क्रिटिसिज्म करें तो कांट पे जो क्रिटिसिज्म हो सकता है वो ये है, कांट्स फिलोसफी इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एब्स्ट्रैक्टनेस एंड आइडियलिज्म, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अप्लाई प्रैक्टिकली इन कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल सिचुएशन। यानी कांट के फ़लसफ़े पर अक्सर तनकीद की जाती है कि ये बहुत ज़्यादा मजर्द और मिसाली है, मतलब आइडियलिज्म है इसमें, जिसकी वजह से इसे अमली सियासी हालात में नाफज करना मुश्किल होता है। His cosmopolitan ideas have been critiqued for Eurocentrism, reflecting a Western bias that overlooks cultural and civilizational diversity and sometimes justifies the imperialist attitudes. कांट के आलमी नज़रियात पर यूरोसेंट्रिक मगरबी मरकज़ियत होने की तनकीद की जाती है, जो सकाफ़ती और तहज़ीबी तनू को नज़रअंदाज करते हैं और बाज़ औक़ात साम्राज्यी रवैयों को जायज़ ठहराते हैं।
कांट्स मोरल फ्रेमवर्क इज सीन एज सो रिजिड, जो उसका अखलाकी फ्रेमवर्क है वो बहुत सख्त समझा जाता है, अलाउइंग द लिटिल रूम फॉर कॉन्टेक्स्ट, इमोशन एंड सिचुएशन nuance, which critics argue limits its practical ethical applicability.